जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो वीडियो है हम लोग इस पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हो आज का जो मॉडल सेट है हम लोग बात करेंगे क्लास 12 पे, सेट संख्या 2 है। और आप सब्जेक्ट देख सकते हो क्या है, इतिहास, यानी कि हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री पे, हम लोग बात करेंगे मेरे रसगुल्लो। तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का जो सेट 1 है हम लोगों ने वो ले लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक सेट 1 को नहीं देखा है, मैं एक बार बोलूंगा कि एक बार जाके हिस्ट्री का जो सेट 1 है आप जाके जरूर देख ले। तो आपको पता है कि अगर आप इस सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हो, यानी कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उनका अगर सही से आंसर देते हो, तो आपको कुल मिलाकर 40 जो है नंबर मिलने वाला है। और इस सेट को पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि लगभग 1.5 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि कुछ सामान्य निर्देश के बारे में, तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का उत्तर देना आपका अनिवार्य है। साथ में कुल मिला के इसमें 40 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दोगे आप, अगर उसका सही आंसर आप दे सकते हो तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? 1 अंक जो है आपको दिया जाएगा। और सभी प्रश्नों के लिए क्या दिए गए हैं? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से जो सही विकल्प है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है और आपको आंसर देनी है। साथ में अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को चूज करते हो और किसी कारण से आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, तो आपको उसके लिए कोई भी जो है नेगेटिव जो मार्किंग है आपकी नहीं होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि किसी तरह का नंबर का जो कटौती नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने जितने भी निर्देश है आप लोग समझ चुके होंगे। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चूंकि पता है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे बहुविकल्प प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या है? कांसा का, तांबा का, सोना का और इनमें से कोई नहीं। तो मेरा रसगुल्लो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तांबा का। तो सिंधु घाटी लोगों का जो दर्पण था, दर्पण यानी कि आईना जो था वो किसका बना था मेरे रसगुल्लो? तो किसका बना था? तांबा का बना हुआ था। बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में की है। तो इसके बारे में किसने कहा कि ये जो पुरुष है जिसका 3 सर है, वाकई में ये क्या है? एक पशुपति है या एक देवता है, योगी राज के रूप में दिखाया गया है। ये किसने कहा? ये आपका प्रश्न है। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो 3 मुख वाला एक पुरुष देवता योगी का जो एक मैं बोल सकता हूं मूर्ति मिला है, वो किसने बोला कि यह पशुपति शिव का रूप है? तो जॉन मार्शल ने कहा। किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? और आपके ऑप्शंस क्या है? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदाड़ो। तो अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता में, तो कुल मिला के 6 कितना है? कुल मिलाकर 6 जो है वो बड़े बड़े नगर पाए गए थे। तो इनमें से मोहनजोदाड़ो भी है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है और राखीगढ़ी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनमें से सबसे बड़ा नगर का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सही आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? और आपके ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है? हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा जो है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? और आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है?
383 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 583 किलोमीटर और 683 किलोमीटर। तो ऐसे अगर आप एनसीईआरटी बुक को छान मारोगे, किसको, एनसीईआरटी बुक को छान मारोगे तो उसमें 670 किलोमीटर दिया हुआ है। और अगर आप नेट को सर्च करते हो नेट में तो लगभग आपको 675.3 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो एक भी जो है ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये जो सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, या तो आप एनसीईआरटी बुक से फॉलो करोगे तो 670 किलोमीटर, और अगर आप नेट का सहारा लेते हो तो कितना होगा, 75.3 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग बात करें 5वें नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शंस के हिसाब से एक भी जो है आंसर सही नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। और इन्हें जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप मुझे ये बताएं कि जो भारत जो है, क्या जो है, भारत जो है, भारत की जुड़वा नगर कौन कौन सा है, ये आपको ये फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया गया था। और आपके ऑप्शंस क्या है, सेल खड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल खड़ी। तो जो हड़प्पा सभ्यता था या हड़प्पा कालीन जो पूरा काल था उसमें मुद्रा यानी कि पैसे बनाने के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया करते थे हड़प्पा वासी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 18 का क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। और आपके ऑप्शंस क्या है, राजतंत्र, लोकतांत्रिक, नगर पालिका जैसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगर पालिका जैसी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासनिक प्रकार क्या था मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का था। तो अगर मैं बात करूं तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर मान लो कि इस तरह से, तो यहाँ पे अगर मैं पूरा एक एरिया ड्रॉ करूँ भारत का, तो इस तरह से ये भारत हो गया। तो लगभग यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मिल जाएगा। और यहाँ पे और 3 जो है आपको स्थान दिखने को मिलेगा। और इसी दायरे के बीच में जितने भी सारे के सारे जो है वो सभ्यता आपको देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो एक तरह का त्रिभुज बना। तो ये जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार है। क्या है मेरे रसगुल्लो, त्रिभुजाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। तो ये जो लोहा है, लोहा से मैं बोल सकता हूं हड़प्पा कालीन जो लोग हैं वो लोग ज्ञात नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला इनमें से कौन सा जो है धातु था, फटाफट क्या करें आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दे। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। और आपको मैंने पहला जो सेट था मैंने उसमें बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त। तो मुझे एक चीज बताएं कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त तो राजा बना, पहला राजा मौर्य साम्राज्य का, इसने मौर्य वंश का स्थापना किया और कौटिल्य ने इसकी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप मुझे ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया और क्या क्या मौर्य वंश का स्थापना किया। तो अगर मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद करके एक व्यक्ति था, कौन था, धनानंद करके एक व्यक्ति था जो नंद वंश का, किसका, नंद वंश का शासन था, उसे युद्ध में हराया और फिर क्या किया, मौर्य वंश का स्थापना किया। चलिए अगले सेट पे मैंने आपको बताया था। आप मुझे ये बताएं कि मौर्य वंश के पतन के बाद, जब मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद किस वंश का उदय हुआ। फटाफट आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दें। तो बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। और आपके ऑप्शंस क्या है, भास, कालिदास, अश्वघोष और क्या है, विशाखादत्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा, कालिदास इसका सही आंसर है।
अगर मैं बात करूं 13 नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो, देख सकते हो कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। और अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो देख सकते हो ऑप्शंस क्या है ना, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, और ऑप्शन डी क्या है, काजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गूढ़ पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 14 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। और आपके ऑप्शंस क्या है, 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 661 ईसा पूर्व और 173 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 322 ईसा पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, इंडिका। तो अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज का, तो जो सेल्यूकस था उसका मैं बोल सकता हूं कि एक तरह से मंत्री, या मैं बोल सकता हूं कि सेल्यूकस निकोटस जो था उसका राजदूत था, कौन था, मेगास्थनीज। और ये सेल्यूकस निकोटस जो था, मैंने बोला ये किसका था, ये यमन के राजा, किसका, यमन के राजा का वो क्या थे, मैं बोल सकता हूं एक प्रकार का सेनापति था। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, तो मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका नामक पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कौशल की राजधानी कहाँ है। कौशल की राजधानी कहाँ है, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो आप, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रावस्ती। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि पाटलिपुत्र जो है वो किस वंश का क्या है, किस वंश का क्या था, राजधानी था। आप मुझे क्या करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कलिंग का युद्ध, क्या है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। और आपके ऑप्शंस क्या है, 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व और 236 ईसा पूर्व। तो बात करें कलिंग युद्ध, तो ये कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप मुझे ये बताएं कि कलिंग युद्ध है जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कलिंग युद्ध का, तो ये अशोक का किसके किसके साथ, अशोक के साथ, और किसके किसके साथ, अशोक और जो कलिंग देश का राजा है उसके साथ क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। कितना में, तो 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के का मैं बात करूं तो आपके ऑप्शंस क्या है, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और हिंदू यूनानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हिंदू यूनानी। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसे जारी किए थे, हिंदू यूनानी ने। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दें कि सबसे पहले शुद्ध सोना, क्या, सबसे पहले शुद्ध सोने का प्रयोग करके किसने क्या किया था कि सोने के सिक्के जारी किए थे, उस वंश का क्या करें आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। बात करें 19 नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। और आपके ऑप्शंस क्या है, सूरसेन, मगध, कंबोज और मल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरसेन। तो मथुरा जो था वो सूरसेन की क्या थी, राजधानी थी। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। विमान जो है मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, प्रवेश द्वार को, चार दीवारी को, गर्भगृह के ऊपर की आकृति को और सभागृह को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गर्भगृह के ऊपर की आकृति को क्या कहा जाता था, विमान कहा जाता था। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित है। बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्ध भगवान जी के जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पे मिलती है। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, सूत पिटक, विनयम पिटक, है ना, अभिधम्म पिटक और इनमें से सही। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूत पिटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा रसगुल्लो, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल में। कहां पे, नेपाल में हुआ था। बात करते थे 23 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है कि महावीर की मृत्यु यानी कि महावीर जी की मृत्यु कहां पे हुई थी। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पावापुरी में क्या हुआ था, महावीर जी की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप लोग,
24 नंबर का क्वेश्चन कि त्रिरत्न सिद्धांत, समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो अगर मैं बात करूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे यानी कि तीन जो सिद्धांत थे वो क्या थे? समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के द्वारा जो तीन जो रत्न सिद्धांत दिए गए थे वो क्या थे, तो आप क्या बोलोगे? समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्या कि समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण जो है वो जैन धर्म की क्या थी? महिमा थी। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? और आपके ऑप्शंस क्या है? 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और क्या है? 563 ईस्वी। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व। तो महावीर जी की जो जन्म है वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है हुआ था। चलिए आप मुझे आंसर बताएं कि महावीर जी की मृत्यु, किसका मैं बात कर रहा हूं, महावीर जी का जो मृत्यु है वो कब हुआ था? मुझे फटाफट क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप छाप दें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध के क्या है? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर का तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर ए आनंद। क्या है? आनंद। लेकिन अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के सबसे पहले क्या? सबसे पहले शिष्य का तो क्या हो जाएगा? जामिल। क्या हो जाएगा? जामिल। तो महात्मा बुद्ध के सबसे पहले शिष्य कौन थे? जामिल। लेकिन सबसे प्रिय शिष्य का मैं बात करूं तो क्या था? आनंद था। करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो? ऋषभदेव, अजितनाथ, पारसनाथ और वर्धमान महावीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋषभदेव। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, और मुझे ये बताइए कि जो पारसनाथ है ये कितने नंबर के, क्या बोलोगे, कितने नंबर के तीर्थकर थे? फटाफट क्या करें आप कमेंट बॉक्स में छाप दें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? अंतिम एवं 24वां नंबर का जो तीर्थकर कौन था? तो अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर का तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें नंबर के जो तीर्थकर थे और वो कौन थे? वर्धमान महावीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि आईने ए दहसाला, क्या है? आईने ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? राजा टोडरमल, राजा बीरबल, अबुल फजल और फेजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो आईन ए जो दहसाला पद्धति है इसको किसने लिखा था? तो राजा टोडरमल ने। आप मुझे ये बताइए ये जो राजा टोडरमल है ये किसके दरबार के वित्त मंत्री होते थे? आप मुझे ये बताएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांत की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? क्या क्वेश्चन है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांत की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? और आपके ऑप्शंस क्या है? मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुल्क आबादी में दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? और आपके ऑप्शंस क्या है? 1570, ऑप्शन बी क्या है? 1575, ऑप्शन सी क्या है? 1580 और ऑप्शन डी क्या है? 1585। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1575। तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि बाबर द्वारा रचित तुजक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुर्की भाषा में। तो आप एक चीज गौर करना, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि बाबरनामा के लेखक कौन है या तुजक
ए बाबरी किसने लिखा, तो आप क्या बोलोगे, बाबर ने लिखा था। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। और किस भाषा में, तो अपने ही देश के भाषा तुर्की भाषा में लिखा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 34वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बादशाह नामा, क्या है, बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो बादशाह नामा का रचयिता कौन था मेरे रसगुल्लो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो बाबर नामा के रचयिता कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 35वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट। कहां पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट। बात करते 36वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोडरमल जो है वो अकबर का कौन था, वित्त मंत्री था। बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। कृष्णदेव जो राय है वो किस वंश से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं कृष्णदेव राय का, तो ऑप्शन देख सकते हो क्या है, संगम वंश है ना, सालुब वंश, तुलु वंश और क्या है, अरविडु वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलु वंश। तो कृष्णदेव जो राय थे वो तुलु वंश की, किससे, तुलु वंश से संबंधित रखते थे। बात करते हैं 38वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णदेव राय। अगर बात किया जाए कृष्णदेव राय का, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये तुलु वंश के क्या थे, संस्थापक थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 49वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1347 ईस्वी में। कब, 1347 ईस्वी में। बात करते हैं इस सेट के अंतिमवें क्वेश्चन पे। तो अंतिम क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं आप क्या करें, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्या कर दे, प्रेस कर दे। तो क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। कि यूनेस्को जो है उसने क्या किया, हम्पी को विश्व पुरातत्व कब घोषित किया। और आपके ऑप्शंस क्या, 1986, 1996, 2006 और 2016। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986। तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कब किया था, 1986 में। तो देख सकते हो इस तरह से हम लोगों ने जो सेट 2 है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के सेट 3 पे। तो इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आपने प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का जो आइकन होता है उसको भी क्या करें, प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।